सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 63rd 63वें स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और भारत इसमें 120 देशों की ये सूची है। इसमें से भारत 63rd नंबर पर है। इसमें भारत के रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्योंकि लास्ट ईयर भारत 67 नंबर पे था, तो अभी 63 नंबर पर है। ये तो भारत की बात कर ली। बाकी टॉप पे कौन है? तो टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क है और तीसरे पे फिनलैंड है। तो इस रैंकिंग से हमें ये पता चलता है कि कौन सा देश नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि उसकी तरफ मूव कर रहा है, अक्षय ऊर्जा सोर्सेज की तरफ वो मूव कर रहा है। तो सिंपल सा याद रखेंगे कौन सा इंडेक्स की बात कर रहे हैं? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत के रैंक 63 है, टॉप पे स्वीडन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया ना। देखो, इसकी स्थापना की थी क्लास स्वेब ने 1971 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। वैसे और भी कई तरह के इंडेक्सेस ये जारी करता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये हमने देख लिया। एक ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स भी ये जारी करता है। चलो एक काम करता हूँ, 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ही मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। अभी एक आध दिन पहले भी मैंने आपको करवाए थे रिवाइज, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, तो आपका फिर से रिविजन हो जाएगा। और अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना फिर। और अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखना शीट को, क्योंकि जनवरी से लेके अभी जून तक के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं हम। देखो, 2024 का पहला इंडेक्स हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हमने पढ़ा था। ये सारे पॉइंट्स इसी के अंदर आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है ना। बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक एग्जाम हुआ था, वहां पे इसी के अंदर से एक प्रश्न आ गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण में से ही। तो सबसे क्लीन शहर पूछेंगे तो इस बार दो हैं, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का शाश्वत टॉप पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर ये चंडीगढ़ है। और जो पहली बार अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई है, इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए हैं। स्नो लेपर्ड है तो 718 है, और सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। उसके अलावा अभी जो लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, उसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें भारत 41 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत 42 पे है नंबर पे, टॉप पे अमेरिका है। जारी किया यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, और इसमें भारत 134 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इन दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024, भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जबकि पहले स्थान पे साउथ कोरिया का है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया, 39 पे भारत है, अमेरिका टॉप पे है। इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत में दिल्ली टॉप पर है, और इस पूरी सूची में 350वें स्थान पर है दिल्ली, टॉप पे न्यूयॉर्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 आया, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है, येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। और अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार कितने हैं? तो 172 हो गए हैं। पूरे विश्व में 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है।
और नंबर के हिसाब से रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, भारत के पास 172 है और इस लिस्ट में भारत 6ठे स्थान पर है। ये अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 2024 के सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक इंडेक्सेस रिवाइज कर लिए हैं। ये ध्यान होने चाहिए आपको, इतनी बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। अब ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी अगर आप रेगुलर क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो। चलो फिर अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे अभी विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 जून को। तो हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण घरों से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। थीम क्या है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था। ये थीम यही है। अगर कहीं और जगह आप पढ़ लो गलती से कुछ और थीम, तो मेरे को कमेंट मत करना कि आपने थीम गलत बताई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की साइट से ही मैंने आपको थीम बताई है। तो जहां गलत पढ़ो उनको बोलना, मुझे बोल देते हो बार बार आके। इसीलिए अब मैं हर बार कोशिश करता हूँ ऑफिशियल साइट से ही जाकर के थीम लूँ। बाकी देखो डे वाला प्रश्न है, जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तो साथ साथ बोलना। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये पहली बार मनाया, इंपॉर्टेंट याद रखने से। 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस और 15 जून को ही वर्ल्ड विंड डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस और अभी 20 जून को ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में हमने मनाया। देखो 20 डेज हो चुके हैं जून के और ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा वैसाले सेरेवी। तो अभी इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने वैसाले सेरेवी को भारतीय पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच बनाया है। वैसाले ये फिजी देश के पूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल प्लेयर और कोच हैं। उन्हें रग्बी के इतिहास में सबसे महान रग्बी सेवेंस खिलाड़ी भी माना जाता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, इंडियन रग्बी टीम के कोच बन गए हैं वैसाले सेरेवी। चाहे महिला टीम हो चाहे पुरुष टीम हो, दोनों के यही हैं। और ये किस देश के हैं? फिजी के। अच्छा, इसी तरह से कुछ और अभी कोचेज रहे हैं न्यूज़ में, वो सारे मैं आपको बताता हूँ जो जो अभी रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। जैसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे अमोल मजूमदार। वैसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अभी तक कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। लेकिन अब नए कोच बनेंगे, कौन? गौतम गंभीर बनने की पूरी आशा है, यही चल रही है चर्चा में। अभी देखो एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा फाइनली कि कौन बने हैं। लेकिन अभी ज़्यादा जोर गौतम गंभीर पे ही दिया जा रहा है, यही बनेंगे। लेकिन हम पक्का तब मानेंगे एक बार जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। बाकी भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने थे हरिंदर सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्रेग फुलटन इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच अभी बने थे इगोर स्टिमैक। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बने थे स्कॉट फ्लेमिंग, अमेरिकी हैं। और भारतीय रग्बी टीम का हमने पढ़ ही लिया, वैसाले सेरेवी है। ये सारे कोचेज अभी नए बने थे, करंट अफेयर्स में ही है, तो आपको ध्यान होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा सुरमा पाड़ी। तो सीनियर बीजेपी लीडर हैं सुरमा पाड़ी और अभी उड़ीसा विधानसभा की ये अध्यक्ष बन गई हैं। आप कह सकते हो कि वे प्रमिला मलिक के बाद इस पद पर आने वाली दूसरी महिला हैं। आप जानते हो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? चलो एक काम करता हूँ, अभी तक 6 महीने में यानी कि अभी दिसंबर जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री नए बने हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में बने थे मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में भी फिर से बन गए प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में बने नायब सैनी, झारखंड में चंपई सोरेन, उड़ीसा में ये मोहन चरण मांझी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। तो ये सारे न्यूली अपॉइंटेड सीएम हैं, नाम याद होने चाहिए आपको। उड़ीसा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर होती है। अभी उड़ीसा के बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ अभी 2-4 दिन पहले ही। तो अब आप मुझे बताओ उड़ीसा के गवर्नर कौन है? हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने फिनलैंड के तुर्कू में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 के मेंस इवेंट में गोल्ड जीता है। ये चैंपियनशिप फिनलैंड के पावो नूर्मी स्टेडियम में हुआ। तो इसे पावो नूर्मी गेम्स भी कहा जा रहा है। मैंने आपको दोनों बता दिया। यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता। कितनी दूर भाला फेंक करके? 85.97 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। इनका नाम कब न्यूज में आया? हमने पहली बार इनको कब जाना था? टोक्यो ओलंपिक से तो हम जानना चालू किए इनको, या ये चर्चा में आए? टोक्यो ओलंपिक 2020, तब इन्होंने गोल्ड जीता था। पहले भारतीय एथलीट बने थे गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक में। तब उन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था और गोल्ड जीता था। और वो दिन था 7 अगस्त का, इसीलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। अर्जुन अवार्ड इन्हें 2018 में मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 में मिल चुका है। पद्मश्री, भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो इन्हें मिल चुका है 2022 में। इनका जो अब तक का बेस्ट थ्रो रहा है तो वो 89.94 मीटर रहा है, जो इन्होंने बनाया था 2022 में स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में। तो ये पॉइंट्स इनसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नालंदा। तो अभी पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। ये कैंपस 480 एकड़ में बना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस है। नेट जीरो ग्रीन मतलब क्या हो गया? जैसे आपको बताना, हमारा जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है भारत का, वो 2070 का है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब आपको समझ में आता है? पहले भी मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ। जितना हम कार्बन को एमिट करेंगे, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कार्बन एमिशन ही ना करें, वो तो होगा, लेकिन हम जितना एमिट करेंगे, मतलब एनवायरनमेंट में जितना कार्बन छोड़ेंगे, तो उतना ही हमें एब्जॉर्प्शन भी करना होगा। इस तरह की हमें तकनीकें, इस तरह का हमें एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा, या जो भी स्कीम चलानी है वो चलाओ, लेकिन उतना वापस सोखना होगा। जैसे 10 हमने छोड़ दिया तो 10 को एब्जॉर्ब कर लो, तो नेट कितना रह गया एनवायरनमेंट में हमारी तरफ से? जीरो रह गया, ये मतलब है। और इस 480 एकड़ में से 100 एकड़ में यहाँ पे पानी के तालाब, पौंड वगैरह हैं, और उनको नाम दिया गया है कमल सागर पौंड। कुछ अलग से नाम दिया गया, इसलिए ये पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता पूछ ले। और आप कह सकते हो इस नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत भारत ने ही नहीं, इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट देशों के सहयोग से हुई है। उन्होंने भी अपना अपना सहयोग दिया है। और इस ईस्ट एशिया समिट में 10 आसियान देशों को मिला करके टोटल 18 देश आते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। एक ये याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। और अब आप मुझे बताएंगे, अरविंद पनगड़िया का नाम अभी आपने अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में पढ़ा था, इनको क्या बनाया गया है? ये मेरा आपसे होमवर्क प्रश्न है। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 427 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? सम्राट कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त राजवंश के शासक थे। और ये दुनिया की पहले रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। और 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना? तेलंगाना में। अगर पूछें कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? अमेरिका में। और आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया है। और ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये अमूर्त स्मारक का टैग मिला है, तो वो भी ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो आंसर होगा थियो जेम्स को। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की। और इसी ने अभी ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यानी कि वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाया है थियो जेम्स को। ये एक ब्रिटिश एक्टर हैं। देखो, पहले हम अगर बात करें यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी की, इसकी स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय आपको मिलेगा हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है फिलिपो ग्रैंडी। आपको याद होगा अभी यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर बनाया था करीना कपूर खान को। नवाब सलाम का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा।
अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बने थे। अगर पूछे ये किस देश से हैं तो लेबनान से हैं, ये ज़रूर याद रखना। और उसी तरह से फिलेमोन यांग, ये अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो 79th सेशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये किस देश से हैं? कैमरून से हैं। अभी वैसे 78 नंबर का सेशन चल रहा है जो सितंबर 2024 तक चलेगा। उसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के हैं और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। इसीलिए इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके देशों के नाम मैं आपको बार बार फोर्स करके याद दिलाता हूँ कि भैया याद करो, प्रश्न आ चुका है इस पे, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने शुरू की? तो आंसर होगा यूक्रेन ने। तो अभी यूक्रेन ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना यानी कि अनमेन्ड सिस्टम फोर्स का गठन शुरू किया है। मतलब इसमें इंसान नहीं होंगे बल्कि रोबोट्स होंगे। रोबोट्स युद्ध करेंगे, इनकी सेना में अब रोबोट्स रखे जाएंगे और ये तीनों सेनाओं के लिए होगा, यानी कि थल सेना में भी, वायु सेना में भी और नौसेना में भी। तो यूक्रेन ने ऐसा किया। तो ये रहा मैप में यूक्रेन, कैपिटल कीव है, करेंसी है यूक्रेनियन रेवेनिया और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मेरे ख्याल से एक भी स्टूडेंट या एक भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अब यूक्रेन से परिचित न हो। कम से कम यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में तो सभी जानते होंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट प्रश्न बताऊं यूक्रेन से, तो यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हुआ था। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मीटिंग के बाद में, इस सम्मेलन के बाद में जो भी घोषणा पत्र वगैरह पे सिग्नेचर किए गए थे तो भारत ने नहीं किए थे, शामिल जरूर हुआ था। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बताओ अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा था? मतलब नाम क्या था उसका? तो याद रखना मेफ्लावर 400। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए $170 मिलियन का ऋण दिया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए $170 मिलियन का लोन दिया है ताकि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने और तेजी से निपटने में मदद मिल सके। किसने दिया लोन? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी बात करें तो स्थापना होती है 1966 में। और आपको बता दूं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सदस्य देश इसके 68 हैं और भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक देश है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और हेड है मसात्सुको असाकावा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आईसेट ये भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त पहल है? तो आंसर होगा अमेरिका। और अभी ये आपसे प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अभी आईसेट जो कि भारत और अमेरिका की एक पहल है और अभी इसकी दूसरी बैठक हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में। यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल ने, और अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे जैक सुलिवन। इनके बीच ये बैठक हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। दूसरी बैठक है, मैंने कहा, जिसकी पहली बैठक है वो जनवरी 2023 में हुई थी, पिछले साल वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। आईसेट का मतलब हो गया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 20 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा कि विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया? तो 19 जून को। फिर पूछा धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने कौन? अजित कुमार के। फिर पूछा सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई? 172। फिर पूछा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना थाईलैंड। फिर पूछा साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया वह किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं? एस्टोनिया। फिर पूछा किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया? तो यूरोपियन यूनियन। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने के लिए शीहे मिशन को शुरू किया किसने? चाइना ने। फिर पूछा भी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक। फिर पूछा मर्सर के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। और आखिरी प्रश्न था कि टेंट बोल्ट ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया वे किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, तो आंसर होगा डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।